यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी जवां दिल की धड़कनों की तरह धड़क रहा था। अक्टूबर की खुशगवार सुबह थी और हवा में हल्की ठंड के साथ साथ एक जोश और कुछ कर गुजरने की तमन्ना घुली हुई थी। वजह थी यूनिवर्सिटी का सालाना जलसा बिज फेस्ट 2025। ये महज एक इवेंट नहीं था, बल्कि ख्वाबों, इरादों और आने वाले कल की तस्वीर दिखाने वाला एक आईना था। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के चमकदार बैनर हवा में लहरा रहे थे और हर तरफ नौजवान लड़के लड़कियों की भीड़ थी, जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे सपने तैर रहे थे। इसी जलसे का दिल था इसका आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला, द नेक्स्ट बिग आइडिया। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों और हौसला बढ़ाने वाली आवाजों से पूरा हॉल गूंज रहा था। आज की शाम 2 फाइनलिस्ट टीमों के नाम होनी थी, जिनकी सोच और उनके आइडिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, जैसे नदी के 2 अलग अलग किनारे। बैक स्टेज हानिया सिद्दीकी अपनी टीम को आखिरी हिदायतें दे रही थी। उसकी आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि एक ठहराव और यकीन था। उसने सादा सा आसमानी रंग का कुर्ता और सफेद ट्राउजर पहन रखा था और उसके चेहरे की सादगी के आगे ऑडिटोरियम की तेज रौनकें भी फीकी पड़ रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में एक जिद थी, एक जुनून था, उन औरतों की जिंदगी में बदलाव लाने का जिन्हें मुआशरे ने हमेशा हाशिए पर रखा था। उसका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट प्लस महज एक बिजनेस मॉडल नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, एक तहरीक थी। याद रखना, हानिया ने अपनी दोस्त फातिमा का हाथ दबाते हुए कहा, हमें सिर्फ नंबर नहीं दिखाने, हमें उन्हें एक कहानी दिखानी है, एक हकीकत बतानी है। तभी पर्दे के दूसरी तरफ से एक जोरदार कहकहा सुनाई दिया। ये जैन अहमद खान और उसके दोस्तों की टोली थी। जैन एक महंगी डिजाइनर जैकेट और रिप्ड जीन्स में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था। उसके बाल करीने से संवरे हुए थे। उसके चेहरे पर वो बेफिक्री और एतमाद था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने कभी ना सुनना नहीं सीखा। वो अपनी टीम कैपिटल फर्स्ट के साथ ऐसे खड़ा था जैसे जीत उसकी मुट्ठी में पहले से ही कैद हो। जैन के दोस्त साद ने उसके कंधे पर हाथ मारा। जी, स्टेज पर आग लगा देना, उन्हें बता देना कि असली बिजनेस होता क्या है। जैन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दिलकशी भी थी और हल्का सा गुरूर भी। फिक्र मत कर, आज की रात हमारे नाम है। मेजबान ने स्टेज पर आकर हानिया की टीम इम्पैक्ट प्लस को आवाज दी। हानिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी टीम के साथ स्टेज पर कदम रखा। लाइट्स की चकाचौंध सीधी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन वो डगमगाई नहीं। उसने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई और दर्द था जो सुनने वालों के दिलों में उतर रहा था। उसने कच्ची बस्तियों की तस्वीरें दिखाई, उन औरतों के इंटरव्यू दिखाए जिनकी जिंदगी कर्ज और लाचारी में डूबी हुई थी। फिर उसने अपना मॉडल पेश किया, कैसे वो उन औरतों को हुनर सिखाकर उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट तक पहुंचाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सकती थी। ये मुनाफे की कहानी थी, ये जिंदगियों के बदलने की कहानी थी। जब हानिया ने अपनी बात खत्म की तो कुछ देर तक हॉल में एक गहरा सन्नाटा छाया रहा और फिर कुछ लोगों ने धीरे धीरे तालियां बजानी शुरू की। अब बारी थी जैन खान की। वो स्टेज पर ऐसे चला जैसे ये उसी की मिल्कियत हो। उसने माइक हाथ में लिया और मुस्कुराकर सामने बैठे जजों और ऑडियंस को देखा और कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज में एक जादू था। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं उन ख्वाबों की बात करने आया हूँ जो आलीशान इमारतों की शक्ल में आसमान छूते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सड़कों पर दौड़ते हैं। उसने अपनी लग्जरी रियल एस्टेट ऐप की प्रेजेंटेशन शुरू की। 3D ग्राफिक्स, वर्चुअल टूर्स और मुनाफे के बड़े बड़े आंकड़े। उसने हवा में बातें नहीं की। उसने बताया कि उसके वालिद अहमद खान के कंस्ट्रक्शन की दुनिया में कैसे ताल्लुकात हैं और कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहले ही उसके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। उसका हर लफ्ज नपा तुला और असरदार था। वो बिजनेस की जुबान बोल रहा था, रकम, मुनाफा और पावर। प्रेजेंटेशन के आखिर में उसने कहा, एक अच्छा बिजनेसमैन वो नहीं जो सिर्फ दुआओं पर चले, बल्कि वो है जो दौलत बनाए, क्योंकि जब दौलत होती है तो चैरिटी भी की जा सकती है। इस आखिरी जुमले पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजों के चेहरे पर भी एक चमक थी।
हानिया अपनी कुर्सी पर बैठी ये सब देख रही थी। जैन के आखिरी अल्फाज किसी जहरीले तीर की तरह उसके दिल में लगे थे। जब दौलत होती है तो चैरिटी भी की जा सकती है, जैसे उसका सारा मिशन, उसका सारा जुनून महज एक चैरिटी का काम हो। आधे घंटे की बहस के बाद जजों ने अपना फैसला सुनाया। विनर टीम थी कैपिटल फर्स्ट। जैन के दोस्त उसे कंधों पर उठाकर जश्न मनाने लगे। हानिया चुपचाप अपनी टीम के साथ अपनी सीट पर बैठी रही। वो हारी नहीं थी, आज उसका यकीन हारा था। उसे लगा कि इस दुनिया में जज्बात और इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे की चमक ही सब कुछ है। फातिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हानिया, हिम्मत मत हार, तूने बहुत अच्छा बोला। क्या फायदा फातिमा, जब लोगों को सिर्फ मुनाफा ही समझ आता है। ये कहकर वो उठी और ऑडिटोरियम से बाहर जाने लगी। बाहर लॉन में जैन को उसके दोस्तों ने घेर रखा था। हर कोई उसे मुबारकबाद दे रहा था। तभी उसकी नजरें हानिया से टकराईं, जो खामोशी से पास से गुजर रही थी। जैन ने अपने दोस्तों को रोका और उसके पास आया। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। हानिया रुकी और पलटी। जैन ने कहा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, काफी इमोशनल। हानिया को लगा वो तारीफ कर रहा है। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। शुक्रिया, लेकिन लगता है बिजनेस की दुनिया में इमोशंस की कोई जगह ही नहीं। जैन ने कहा, देखिए बिजनेस इमोशंस पर नहीं चलता, ये हकीकत है। आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन किसी एनजीओ के लिए। लेकिन जब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो तो नंबर बोलने चाहिए, आंसू नहीं। हानिया को लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। वो 2 कदम आगे बढ़ी और सीधा जैन की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुबारक हो मिस्टर खान, आपने आज सिर्फ एक कंपटीशन नहीं जीता, आपने इस बात पर मोहर लगा दी है कि इस दुनिया में गरीबों की मेहनत से ज्यादा अमीरों के शौक की कीमत है। आपके लिए ये औरतें, ये बस्तियां सिर्फ आंकड़े होंगे जिन्हें देखकर आप जैसे लोग चैरिटी करने का सोचते हैं। मेरे लिए वो जीती जागती इंसान है। उसकी आवाज में इतना पैनापन था कि जैन के आसपास खड़े उसके दोस्त भी चुप हो गए। एक बात याद रखिएगा, हर चीज खरीदी और बेची नहीं जा सकती। कुछ चीजें कमाई जाती हैं, जैसे इज्जत और जमीर, और मुझे शक है कि आपकी दौलत ये चीजें खरीद पाएगी। हानिया ने अपनी बात खत्म की और वो तेजी से पलटकर चली गई। जैन को वहीं सन्न और हैरान छोड़कर आज रात जीत का जश्न उसे अचानक बहुत फीका और बेमानी सा लगने लगा था। हानिया के अल्फाज उसके ज़मीर पर किसी दस्तक की तरह पड़े थे, एक ऐसी दस्तक जिसे वो चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। बिस फेस्ट की उस रात के बाद यूनिवर्सिटी की फिजा में कुछ बदल सा गया था। जैन के लिए जीत का वो जायका अब कड़वा हो चुका था। हानिया के अल्फाज, मुझे शक है कि आपकी दौलत ये चीजें कभी खरीद पाएगी, उसके जहन में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजते रहे। वो रात को अपनी आलीशान कमरे में महंगी घड़ियां और गैजेट्स के बीच बैठा होता, लेकिन उसे अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता। पहली बार किसी ने उसकी दौलत को उसकी काबिलियत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी की तरह दिखाया था। उसके दोस्तों ने महसूस किया कि जैन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उनकी बेफिजूल की बातों और पार्टियों से उकताने लगा था। वो अक्सर अकेला बैठा कुछ गहरा सोचता रहता। दूसरी तरफ हानिया ने खुद को पूरी तरह अपने काम में डुबो लिया था। कंपटीशन हारने का गम तो था, लेकिन जैन को भरी महफिल में आईना दिखाने का एक अनजाना सा सुकून भी था। वो जब भी कैंपस में जैन को उसकी महंगी गाड़ी और दोस्तों की टोली के साथ देखती तो नफरत से मुंह फेर लेती। उसकी नजर में जैन उस मगरूर, बेपरवाह अमीरजादे की जीती जागती तस्वीर था जिसे इंसानी जज्बात से कोई लेना देना नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा जाल बुना जिससे निकलना दोनों के लिए नामुमकिन था। नया सेमेस्टर शुरू हुआ। बिजनेस एथिक्स की क्लास में प्रोफेसर रहमान, जो अपने सख्त उसूलों के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया। टॉपिक था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, महज दिखावा या एक हकीकी बदलाव। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं खुद 2-2 स्टूडेंट के लिए जोड़े बनाऊंगा। प्रोफेसर रहमान ने अपनी मोटी ऐनक के पीछे से पूरी क्लास को घूरते हुए कहा। स्टूडेंट में एक खामोश बेचैनी फैल गई। हर कोई अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ काम करना चाहता था। प्रोफेसर ने लिस्ट से नाम पढ़ने शुरू किए। जब उन्होंने ऐलान किया
अगला जोड़ा है हानिया सिद्दीकी और जैन अहमद खान। तो पूरी क्लास में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हानिया अपनी जगह पर जैसे जम सी गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो अपने होठों में बुदबुदाई। उसने गुस्से से जैन की तरफ देखा, जो खुद भी उतना ही हैरान और परेशान लग रहा था। ये किसी बुरे मजाक जैसा था। सर प्लीज, क्या आप मेरा पार्टनर बदल सकते हैं? हानिया ने खड़े होकर हिम्मत करके पूछा। प्रोफेसर रहमान ने उसे घूर कर देखा। मिस सिद्दीकी, कॉर्पोरेट दुनिया में आपको हमेशा अपनी पसंद के लोग नहीं मिलेंगे। आपको हर किसी के साथ काम करना सीखना होगा। बैठ जाइए। हानिया के पास चुपचाप बैठने के सिवा कोई चारा नहीं था। जैन ने अपना माथा पकड़ लिया। जिस लड़की से वो नजरें चुराता फिर रहा था, अब उसी के साथ घंटों काम करना पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद जैन ने हानिया को कैंटीन के बाहर रोका। देखो, मैं इस पार्टनरशिप से खुश नहीं हूँ, लेकिन ग्रेड्स तो चाहिए। तो चलो इसे प्रोफेशनली खत्म करते हैं, कोई ड्रामा नहीं। हानिया ने तंज से मुस्कुराते हुए कहा, ड्रामा करने का शौक मुझे नहीं, आपको है मिस्टर खान। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, चाहे मेरा पार्टनर कोई भी हो। कल दोपहर 2 बजे लाइब्रेरी में मिलते हैं, और प्लीज वक्त पर आइएगा, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, जैन को एक बार फिर से अपनी बेबाकी से साकित छोड़कर। अगले दिन ठीक 2 बजे हानिया लाइब्रेरी की मेज पर अपने लैपटॉप और किताबों के साथ तैयार बैठी थी। जैन 2:15 पर आया, हाथ में एक महंगी कॉफी का कप लिए। तुम 15 मिनट लेट हो, हानिया ने बिना नजर उठाए कहा। सॉरी, एक जरूरी कॉल पर था, जैन ने लापरवाही से जवाब दिया और सामने बैठ गया। चलो शुरू करते हैं, हानिया ने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना कहा। मैंने कुछ शुरुआती रिसर्च की है। हमें किसी ऐसी कंपनी की केस स्टडी लेनी चाहिए जो CSR पर बहुत पैसा खर्च करती हो, जैसे कि खान कंस्ट्रक्शंस। उसने जानबूझकर जैन की अपनी कंपनी का नाम लिया। जैन को उसका तंज समझ में आया। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अब्बू से बात करके सारी रिपोर्ट्स और डेटा मंगवा लेता हूँ, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, हानिया ने फौरन उसकी बात काटी। हम कंपनी का दिया हुआ डेटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सब तो मार्केटिंग के लिए बनाया गया होता है। हम खुद फील्ड में जाएंगे, उन जगहों पर जहाँ तुम्हारी कंपनी ने डेवलपमेंट का काम किया है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। जैन को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम चाहती हो मैं उन धूल मिट्टी वाली बस्तियों में जाऊं? तुम पागल हो? हम किसी एजेंसी को हायर कर लेते हैं, मैं पैसे दे दूंगा। हानिया ने अपना लैपटॉप बंद किया और सीधा उसकी आंखों में देखा। मिस्टर खान, मैंने पहले भी कहा था, हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये मेरा प्रोजेक्ट भी है और ये मेरे तरीके से होगा। अगर तुम्हें जमीनी हकीकत से इतनी ही नफरत है तो तुम प्रोफेसर से जाकर कह सकते हो कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने मना किया तो प्रोफेसर रहमान उसे फेल कर देंगे। वो गुस्से में मेज पर हाथ पटक कर खड़ा हो गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मुझे वहाँ जरा भी परेशानी हुई तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाऊंगा। सैटरडे की सुबह हानिया ने जैन को शहर के बाहरी इलाके में एक कच्ची बस्ती के पास बुलाया। जैन अपनी चमचमाती मर्सिडीज में वहां पहुंचा। उसने सफेद स्नीकर्स और एक महंगी हुडी पहन रखी थी। जब वो गाड़ी से उतरा तो बस्ती के बच्चे उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई अजूबा आ गया हो। तुम इस गाड़ी में यहाँ आए हो? हानिया ने हैरानी से पूछा, जो एक ऑटो रिक्शा से अभी अभी उतरी थी। तो क्या पैदल आता? जैन ने चिढ़कर जवाब दिया। खैर चलो। जैसे ही वो बस्ती की तंग और गंदी गलियों में दाखिल हुए, जैन के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगी। हर तरफ कूड़े के ढेर, खुली नालियां और अजीब सी बू फैली हुई थी। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। हानिया उसे देखती रही लेकिन कुछ बोली नहीं। वो उस जगह पहुंचे जहां खान कंस्ट्रक्शन ने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर अहमद खान की तस्वीर थी, लेकिन प्लांट बंद पड़ा था और उसके आसपास औरतें मिट्टी के घड़ों में दूर किसी हैंडपंप से पानी भरकर ला रही थीं। ये क्या है? ये तो काम ही नहीं कर रहा, जैन ने हैरान होकर कहा। हानिया ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, ये पानी का प्लांट क्यों बंद है? बूढ़ी औरत ने उन्हें देखकर मुंह बनाया। अरे बेटा, ये तो बस फोटो खिंचवाने के लिए लगा था,
जिस दिन वो बड़े साहब आए थे उस दिन चला था, उसके बाद से बंद ही पड़ा है। कहते हैं मशीन खराब है। जैन को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये उसकी अपनी कंपनी की हकीकत थी। हानिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने नोट्स लेने लगी। तभी पास में खेल रहे बच्चों में से एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए गिरा और उसके घुटनों में चोट लग गई। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ पास नहीं थी। इससे पहले कि हानिया कुछ करती, जैन तेजी से उस बच्चे की तरफ लपका। उसने अपनी पानी की बोतल से उसका जख्म साफ किया, अपनी जेब से साफ रुमाल निकालकर उस पर बांधा और बच्चे को गोद में उठा लिया। चुप हो जा मेरे शेर, उसने बहुत नरमी से कहा। देखो कुछ नहीं हुआ। बच्चा हैरान होकर उसे देखने लगा और चुप हो गया। जैन उसे गोद में लिए वहीं जमीन पर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। हानिया कुछ दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो हैरान थी। ये वो जैन नहीं था जिसे वो जानती थी। इस बेपरवाह अमीरजादे के अंदर एक नर्म दिल इंसान भी छुपा था, जिसे शायद वो कभी देख ही नहीं पाई थी। पहली बार उसके दिल में जैन के लिए नफरत के सिवा कोई और जज्बा पैदा हुआ। उस दिन उन्होंने कई और जगहों का दौरा किया। जैन चुपचाप हानिया के साथ चलता रहा। उसने लोगों की शिकायतें सुनी, अपनी आंखों से अपनी कंपनी के झूठे वादों की हकीकत देखी। शाम तक वो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन आज उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि एक गहरी सोच और शर्मिंदगी थी। वापस लौटते हुए हानिया ने चुप्पी तोड़ी। तुम बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, जैन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरी एक छोटी बहन थी, 5 साल पहले वो एक हादसे में। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हानिया को एहसास हुआ कि उसने एक दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, जैन ने कहा। आज मेरी आंखें खुल गईं। हानिया, मैं हमेशा अपने अब्बू को अपना हीरो मानता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने हानिया को छू लिया। सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए जैन, और आज तुमने वो हिम्मत दिखाई। उस शाम के बाद उन दोनों के बीच की बर्फ पिघलने लगी। अब वो लड़ते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की बात सुनते थे, समझते थे। वो देर तक लाइब्रेरी में साथ बैठकर प्रोजेक्ट पर काम करते। काम के बीच बीच में वो अपनी जिंदगी, अपने ख्वाबों और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातें करते। जैन ने उसे बताया कि उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहता है। हानिया ने उसे अपने एनजीओ के ख्वाब के बारे में बताया। दोनों को एहसास हो रहा था कि वो कितने अलग होकर भी कितने एक जैसे हैं। दोनों के अंदर एक जुनून था कुछ कर गुजरने का, बस उनके रास्ते और अंदाज अलग अलग थे। नफरत के साए में एक अनजानी दोस्ती परवान चल रही थी, एक ऐसी दोस्ती जो शायद किसी और एहसास का आगाज थी। उस फील्ड विजिट के बाद जैन और हानिया के बीच की दुनिया ही बदल गई थी। अब वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही कश्ती के 2 मुसाफिर थे जो एक ही मुश्किल प्रोजेक्ट के समंदर को पार करने की कोशिश कर रहे थे। लाइब्रेरी की वो मेज अब जंग का मैदान नहीं, बल्कि एक ऐसा कोना बन गई थी जहां 2 अलग अलग दुनिया एक दूसरे से मिलती थी, बातें करती थी और एक दूसरे को समझने की कोशिश करती थी। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। वो अक्सर प्रोजेक्ट पर काम करते हुए इतने मशगूल हो जाते कि वक्त का एहसास ही नहीं रहता। ऐसी ही एक रात जब लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी, हानिया ने देखा कि जैन अपनी लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। सब ठीक तो है? हानिया ने धीरे से पूछा। जैन चौंका, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। हाँ, सब ठीक है, बस कुछ याद आ गया। हानिया कुछ देर खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोली, उस दिन तुमने अपनी बहन का जिक्र किया था। जैन के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट तैर गई। हाँ, वो मुझसे 5 साल छोटी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिद की पक्की, अपने उसूलों वाली। उसे म्यूजिक का बहुत शौक था। मैं गिटार बजाता था और वो गाती थी। हमारा एक छोटा सा बैंड था, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर एक कार एक्सीडेंट ने सब छीन लिया। उस दिन के बाद मैंने कभी गिटार को हाथ नहीं लगाया। अब्बू ने मुझे बिजनेस की दुनिया में ढकेल दिया और मैं कभी ना नहीं कह पाया। पहली बार जैन ने अपने दिल का एक ऐसा दरवाजा खोला था जहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं थी। हानिया खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। आज उसे जैन के अंदर का वो अकेला
اور غمگین لڑکا نظر آیا جسے دنیا نے دولت کے چمکدار لباس میں چھپا دیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے زین، ہانیہ کی آواز بھر آئی۔ زین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سالوں بعد میں نے کسی سے یہ بات کی ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن تمہارے سامنے کچھ بھی چھپانے کا دل نہیں کرتا۔ اس رات انہوں نے پروجیکٹ پر کوئی کام نہیں کیا، وہ بس باتیں کرتے رہے۔ ہانیہ نے اسے بتایا کہ کیسے اس نے ایک بار ایک چھوٹی سی بچی کو بال مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی دن سے اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ان بچوں کے لیے کچھ کرے گی۔ زین اس کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھ سکتا تھا اور آج پہلی بار وہ اس جنون کی عزت کر رہا تھا۔ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں خان کنسٹرکشن کی CSR ایکٹیویٹیز کی اصلیت کو بے باکی سے لکھا۔ زین نے خود اپنی کمپنی کی ناکامیوں کے بارے میں لکھا، بنا کسی جھجک کے۔ ایک دن جب ہانیہ اپنے NGO کے لیے کچھ فنڈز جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، زین نے اسے پریشان دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ انویسٹرز نے آخری وقت پر منع کر دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ عورتوں کی نئی ٹریننگ کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، ہانیہ نے مایوسی سے کہا۔ زین کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تمہارے پروڈکٹس اچھے ہیں لیکن ان کی پیکیجنگ اور مارکیٹنگ بہت کمزور ہے۔ تم جذبات بیچ رہی ہو، پروڈکٹ نہیں۔ لوگ ایک بار جذبات خرید لیں گے، بار بار نہیں۔ تمہیں ایک پراپر بزنس اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک زین نے ہانیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے NGO کے لیے ایک نیا مارکیٹنگ پلان بنایا۔ اس نے کسی کو پیسے نہیں دیے بلکہ اپنا دماغ، اپنا ہنر استعمال کیا۔ اس نے کچھ آن لائن پورٹلز پر ان کے پروڈکٹس کو لسٹ کروایا اور سوشل میڈیا پر ایک کیمپین ڈیزائن کیا۔ یہ ہانیہ کے لیے ایک نیا اور حیران کرنے والا تجربہ تھا۔ زین نے اس کی مدد کی، لیکن ایک احسان کی طرح نہیں بلکہ ایک پارٹنر کی طرح۔ اس نے ہانیہ کی محنت کو ایک نئی راہ دی تھی۔ آخر کار پروجیکٹ پریزنٹیشن کا دن آ ہی گیا۔ زین اور ہانیہ اسٹیج پر کھڑے تھے، سامنے پروفیسر رحمان اور پوری کلاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ جب انہوں نے خان کنسٹرکشن کے جھوٹے دعووں کا پردہ فاش کیا تو ہال میں ایک سرگوشی سی پھیل گئی۔ سب حیران تھے کہ زین احمد خان اپنے ہی ابو کی کمپنی کے خلاف بول رہا ہے۔ پریزنٹیشن کے بعد پروفیسر رحمان نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ ویل ڈن، میں نے اپنی پوری ٹیچنگ کریئر میں اتنی ایمانداری اور ہمت والی رپورٹ نہیں دیکھی۔ مسٹر خان، مجھے آج آپ پر فخر ہے۔ آپ نے سچ کا ساتھ دیا، بھلے ہی وہ آپ کے اپنے خلاف ہو۔ اس دن جب ہانیہ نے زین کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں نفرت یا شک نہیں بلکہ ایک انکہا احترام اور شاید کچھ اور بھی تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زین کی اس صورت سے محبت کرنے لگی ہے جسے اس نے خود اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پروجیکٹ ختم ہو چکا تھا لیکن اس کا اثر ابھی باقی تھا۔ زین اور ہانیہ اب اجنبی نہیں تھے، نہ ہی صرف پروجیکٹ پارٹنرز۔ ان کے بیچ ایک خاموش اور گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ وہ اب لائبریری میں نہیں بلکہ کیمپس کی کینٹین میں یا جھیل کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ زین کی دنیا اب اس کے امیر دوستوں تک محدود نہیں تھی اور ہانیہ کی دنیا میں بھی اب زین کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی تھی۔ زین جانتا تھا کہ یہ صرف دوستی نہیں ہے، ہانیہ کی موجودگی اسے ایک ایسا سکون دیتی تھی جو اسے دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی باتیں، اس کی ہنسی، یہاں تک کہ اس کا غصہ بھی زین کو اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے ہانیہ سے محبت ہو گئی ہے، ایک ایسی محبت جو اس کی شخصیت کو بدل رہی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان پر نارنگی اور گلابی رنگ بکھرے ہوئے تھے، زین اور ہانیہ یونیورسٹی کے لان میں ایک پرانی بینچ پر بیٹھے تھے۔ زین نے ہمت بٹور کر کہا، ہانیہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو میں ایک الگ انسان تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پاور ہی سب کچھ ہے، لیکن تم نے مجھے آئینہ دکھایا۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ اصل امیری پیسے میں نہیں، ضمیر میں ہوتی ہے، کردار میں ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بھی اچھا بدلاؤ مجھ میں آیا ہے، اس کی وجہ صرف تم ہو۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بہتر انسان بننے کا دل کرے، اگر کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ ضروری لگے اور اگر اس کی غیر موجودگی میں دنیا خالی لگے،
तो शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है हानिया। जैन ने अपने दिल की बात रख दी थी। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई और मासूमियत थी जो किसी भी दिल को पिघला सकती थी। हानिया की आंखें भर आईं। वो भी यही महसूस करती थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर छुपा हुआ था, एक शक था जो उसे बेचैन कर रहा था। ये यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरत दुनिया थी, लेकिन इस दुनिया के बाहर एक हकीकी दुनिया भी थी, जहाँ जैन एक शहजादा था और वो एक आम लड़की। हानिया ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जैन प्लीज ऐसा मत कहो। जैन के चेहरे की चमक बुझ गई। क्यों? क्या तुम मेरे लिए ऐसा महसूस नहीं करती? करती हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जैन, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। आज हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर बराबर हैं, लेकिन कल जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो तुम खान कंस्ट्रक्शन के मालिक होगे और मैं एक मामूली एनजीओ चलाने वाली लड़की। तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। ये सब एक खूबसूरत ख्वाब जैसा है और मैं इस ख्वाब के टूटने से पहले ही जाग जाना चाहती हूँ। मैं सब संभाल लूंगा हानिया, मैं अपने अब्बू से बात करूंगा। जैन ने बेबसी से कहा। नहीं जैन, तुम नहीं समझ रहे। मैं अपनी पूरी जिंदगी ये एहसास सहते हुए नहीं गुजार सकती कि मुझे तुम्हारी दुनिया में एक चैरिटी केस की तरह शामिल किया गया है। मैं अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे भूल जाओ। ये कहकर हानिया उठी और तेजी से वहाँ से चली गई, अपने पीछे एक टूटे हुए दिल और बिखरे हुए ख्वाबों को छोड़कर। जैन वहीं बैठा रहा, आसमान के बदलते रंगों को देखता रहा, जिन्हें अब उसकी जिंदगी की तरह बेरंग होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना था। हानिया का इनकार जैन के लिए किसी कयामत से कम नहीं था, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि वो हानिया के डर को गलत और अपने इश्क को सच्चा साबित करके रहेगा। लेकिन बात उसके अब्बू अहमद खान तक पहुंच चुकी थी। यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में कंपनी की बदनामी और अब एक मिडिल क्लास लड़की के साथ जैन का रिश्ता, ये सब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक रात उन्होंने जैन को अपने स्टडी रूम में बुलाया। मुझे सब पता चल गया है। अहमद खान की आवाज सख्त थी। पहले यूनिवर्सिटी में कंपनी का तमाशा बनाया और अब तुम एक मामूली लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब्बू, मैं हानिया से मोहब्बत करता हूँ और वो मामूली लड़की नहीं है। जैन ने हिम्मत से जवाब दिया। मोहब्बत? अहमद खान जोर से हंसे। ये सब फिल्मी बातें हैं। तुम्हारी शादी मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस घराने में तय होगी ताकि हमारा अंपायर और मजबूत हो सके। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं जैन, या तो उस लड़की को भूलकर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, या फिर ये घर, ये दौलत और मेरा नाम सब कुछ भूल जाओ। जैन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके सामने हानिया का चेहरा आ गया। उसने आंखें खोली और आज उसकी नजरों में कोई डर या कोई झिझक नहीं थी। मुझे आपका फैसला मंजूर है अब्बू, उसने खामोश लेकिन मजबूत आवाज में कहा। जिस दौलत और नाम की वजह से मुझे अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत छोड़नी पड़े, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। आज से आप आजाद हैं और मैं भी। अहमद खान सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा, जिसने आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली थी, आज उनके सामने खड़ा सब कुछ ठुकरा रहा था। अगली सुबह जैन ने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया, अपनी गाड़ी की चाबियां, क्रेडिट कार्ड्स और फोन मेज पर रखे और चुपचाप उस आलीशान घर से बाहर निकल गया जिसे वो अपना कहता था। जैन के लिए ये सफर आसान नहीं था। उसने अपने दोस्त साद के घर कुछ दिन पनाह ली और नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। हर जगह उसे अहमद खान के बेटे के तौर पर देखा जाता, कोई उसे उसकी काबिलियत पर नौकरी देने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक छोटी सी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी में उसे बतौर इंटर्न नौकरी मिल गई। काम मुश्किल था और पैसे बहुत कम। उसने शहर के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। जिस लड़के ने कभी अपने हाथों से पानी का गिलास नहीं उठाया था, वो अब खुद अपने लिए खाना बनाता, अपने कपड़े धोता और बसों में धक्के खाता। वो तकलीफ में था, लेकिन पहली बार उसे अपनी जिंदगी में एक मकसद नजर आ रहा था। वो अपनी पहचान बना रहा था, एक ऐसी पहचान जिसका ताल्लुक खान कंस्ट्रक्शन से नहीं बल्कि सिर्फ जैन से था। ये बात किसी तरह हानिया की दोस्त फातिमा को पता चली। उसने फौरन हानिया को फोन किया। तुम्हें पता है,
जैन ने तुम्हारे लिए क्या किया? उसने अपना घर, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया। वो आजकल एक किराए के छोटे से मकान में रह रहा है और एक मामूली सी नौकरी कर रहा है। हानिया के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं हुआ जैन उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। उसका दिल एहसास जुर्म और बेपनाह मोहब्बत से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। जिस दौलत से वो डर रही थी, जैन ने उसी दौलत को उसके इश्क के लिए ठोकर मार दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन जैन का पता लिया और उससे मिलने गई। हानिया जब जैन के बताए हुए पते पर पहुंची तो वो एक पुरानी और तंग सी गली थी। एक छोटे से मकान की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे के बाहर जैन का नाम लिखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जैन ने खोला। वो पहले से दुबला और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। उसने एक सादी सी टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। हानिया को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गया। हानिया, तुम यहाँ? हानिया कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह रही थी। वो दौड़कर जैन के गले लग गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो जैन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। मैंने तुम्हें नहीं समझा। जैन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारा डर जायज था, लेकिन अब देखो, हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। हानिया ने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारे खोने से डर लगता है जैन। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हानिया। उस छोटे से सादे से कमरे में उस दिन दो दिलों ने मिलकर अपनी एक नई और खूबसूरत दुनिया बसाई। एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद दौलत पर नहीं, बल्कि यकीन, कुर्बानी और बेपनाह मोहब्बत पर रखी गई थी। 1 साल बाद शहर के एक मशहूर कंसर्ट हॉल में स्टेज पर जैन अपनी गिटार के साथ खड़ा था। उसने अपनी छोटी सी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, जो नए और उभरते हुए टैलेंट को मौका देती थी। आज उसकी कंपनी का पहला बड़ा शो था। सामने पहली कतार में हानिया बैठी उसे देख रही थी। उसका एनजीओ अब शहर के सबसे कामयाब सोशल वेंचर्स में से एक था। उसने हजारों औरतों की जिंदगी बदल दी थी। कॉन्सर्ट के आखिर में जैन ने माइक हाथ में लिया। आज का आखिरी गाना उस इंसान के नाम जिसने मुझसे मिलवाया, जिसने मुझे सिखाया कि असल कामयाबी पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक वजह बनना है। ये गाना तुम्हारे लिए है हानिया। और उसने वो गाना गाया जो उसने अपनी बहन के लिए लिखा था। आज कई सालों बाद उसकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि सुकून और मोहब्बत थी। हॉल के आखिरी कोने में अहमद खान अपने बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वक्त ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि उनके बेटे की खुशी किसी बिजनेस डील में नहीं, बल्कि उस लड़की के साथ है जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया था। शो के बाद वो पहली बार हानिया से मिले। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था। हानिया ने मुस्कुराकर कहा, जो गुजर गया वो गुजर गया अंकल, अब बस अपने बेटे को गले लगा लीजिए। उस रात जब जैन और हानिया हाथ में हाथ डाले उस हॉल से बाहर निकले, तो आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि जब इश्क का अंदाज़े जुनून सच्चा हो तो वो हर दीवार को तोड़कर अपनी मंजिल पा ही लेता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।